कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के तृतीय संस्करण थर्ड एडिशन में उपस्थित हमारे मित्र लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे साहब, इसके आयोजक श्री युवराज श्रीवास्तव जी, माननीय दीपक वोहरा साहब, प्रोफेसर अमिताभ मट्टू जी, प्रोफेसर नीरजा मट्टू जी, डॉक्टर सफ़ी शौक साहब, उषा पांडे जी, रूबल नागी जी, कंचन गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी, यहाँ के कलेक्टर श्री अक्षय लाभरू जी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप चक्रवर्ती जी, प्रशासन के अन्य सभी सहयोगी, आमंत्रित अतिथिगण, सभी सम्मानित साहित्य प्रेमी लेखक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं अपनी ओर से आप सबका जम्मू कश्मीर में खैर मकदम करता हूं जो बाहर से आए। कश्मीरी में कहा जाता है मेहमान छो खुदाइस मंज धर जाए, अतिथि भगवान सरीखे होते हैं। मुझे विश्वास है कि इस 2 दिवसीय कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल में आप इस भाव को महसूस भी करेंगे और देखेंगे भी। सेकुला फाउंडेशन के साथियों ने मुझसे अपेक्षा रखी है कि मैं भारत की एक नई गाथा, नए नैरेटिव को गढ़ने में साहित्य के को एक साधन के रूप में उपयोग करने के संदर्भ में कुछ बातें कहूँ। अनेक अवसरों पर मैं एक बात कहता हूँ कि भारत का साहित्य जगत अभी भी हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति का स्वतः एहसास नहीं कर पाता है। हनुमान जी को भी ये बताना पड़ा था कि आप में वो शक्ति है कि आप समुद्र पार करके लंका जा सकते हैं, लंका जलाकर रावण का मान मर्दन करके और सकुशल वापस आ सकते हैं। ये काम जामवंत ने किया था, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी कुछ जामवंतों की ज़रूरत रहती है जो साहित्यकारों को, लेखकों को याद दिलाते हैं कि आपकी क्षमता बड़ी असीमित है। भर्तृहरि ने नीति शतकम में लिखा है, जयंति ते सुकृतनो रस सिद्धा कविश्वरा नास्ति तेषां यशः काये जरा मरणजम भयम। अर्थात महान कवि, लेखक और सृजनशील लोग अपने कर्म और ज्ञान से ही अमर हो जाते हैं। समय के साथ भले ही नश्वर शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी रचनाओं, उनकी लेखनी और उनकी कीर्ति का न तो कभी बुढ़ापा आता है और न ही वे कभी मृत्यु को प्राप्त होती हैं। आपकी रचना अमरता की प्रतीक है। आपकी क्षमता किसी सीमाओं में नहीं बांधी जा सकती। मैंने कई अवसरों पर इस बात को देखा है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं, सरकारी मशीनरी वैश्विक विमर्श गढ़ने के लिए कई बार करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन एक फिक्शन या नॉन फिक्शन नावल वह असर कभी कभी पैदा कर देता है जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसका कारण ये है कि लेखनी शब्दों में नहीं, दिल की धड़कनों में बसती है। और इसलिए कुछ वर्ष पहले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक आह्वान किया था कि हमें औपनिवेशिक जो मानसिकता हमारी कॉलोनियल माइंडसेट है, उसके हर अंश को अब मिटाने का समय आ गया है। और मैं मानता हूं कि हमें इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा, देखना होगा कि विदेशों में बैठकर कोई हमारे इतिहास और वर्तमान को तोड़ मड़ोड़ कर न पेश कर पावे। अभी कुछ दिन पहले ही मैं खबर पढ़ रहा था, किसी लेखक ने भारत के इतिहास के बारे में कुछ गलत तथ्य प्रस्तुत किए। उसे दुरुस्त करके ग्लोबल रीडर्स तक पहुंचाना, ये मुझे लगता है कि लेखकों का, साहित्यकारों का ये उनकी जिम्मेदारी है।
दुनिया को बार बार हमें याद दिलाना होगा कि 6000 वर्ष पूर्व जब वेदों की रचना हुई थी, उस समय भारतवर्ष विश्व की इकोनॉमी, एजुकेशन, कल्चर, साइंस, फिलॉसफी इसका प्रमुख केंद्र था। लंबे समय तक भारत ही विश्व की सभ्यता और संस्कृति का इंजन भी था, जिसने सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड को ही स्टोन एज से निकालने का काम नहीं किया, बल्कि साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन के द्वारा सामाजिक आर्थिक उन्नति की नींव भी रखी थी। भारत के सच को, उसके नैरेटिव को गढ़ने के लिए आज बड़ी आवश्यकता है। इतिहास को सुधारने का काम हो या उसे सही रूप में देश के सामने और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम हो। हमारे पूर्वज वैदिक काल से ही तथ्यों को लिखने और उसे लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही सटीक काम करते थे, लेकिन अनेक कारणों से, और मैं कहूँ कि मुख्यतः गुलामी के कारण, आधुनिक काल में भारत अपना इतिहास सही ढंग से लिखना भूल गया। हम अपनी ही अनमोल परंपरा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, और इसलिए अनेक लोग दावा करने लगे कि साहब पर्सिया से कुछ हमारे पास आया, तो कुछ चीज़ें मुगल काल में हमारे पास आई। जो लोग इतिहास को पढ़े हैं, या मैं आग्रह करूंगा कि एक बार इस पर शोध करिए, तो मेरी राय से आप सहमत होंगे कि इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। जानबूझकर विदेशी इतिहासकारों ने भारत की प्राचीन खोजों, साइंस, साहित्य, कला, आर्किटेक्चर में उसकी उपलब्धियों का जिक्र ही नहीं किया। भारतवर्ष में जिस समय साइंस अपने शिखर पर था, उस समय तो पर्सिया में दूर दूर तक साइंस का जिक्र भी नहीं होता था। पर्सिया में साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी का पहला जिक्र 8वीं शताब्दी में आता है, और वह भी भारतवर्ष की वजह से। एडमंड वॉसवर्थ, पैट्रिसिया क्रोन, ह्यूज कैनेडी, केविन वॉन जैसे अनेक रिसर्चर्स ने खालिद इब्न बर्मा का जिक्र किया है, जो मैथमेटिक्स पढ़ने भारत आए थे और यहाँ से वह ज्ञान का भंडार लेकर के गए थे। उसके बाद खालिद साहब के बेटे ने अपने अनेक दूत उज्जैन भेजे थे, जिन्होंने इंडियन मेडिसिन, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी सीखी थी। अनेक भारतीय स्कॉलर्स को अपने साथ बगदाद भी ले गए, और संस्कृत की साइंटिफिक किताबों का अरबी में अनुवाद किया गया, और इसके पर्याप्त प्रमाण आज भी मौजूद हैं। ये सारे लिखित तथ्य हैं जिनका साक्ष्य मौजूद है, और अनेक शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने लिखा है कि 12वीं शताब्दी में यूरोप का प्रथम पुनर्जागरण भारत के ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और कला के खजाने की देन थी। यानी उससे भी हजारों वर्ष पूर्व भारत एक साइंटिफिक नेशन के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका था। इस वर्ष जनवरी में भारत की यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस बात को स्वीकार किया कि प्राचीन भारत ने यूरोपियन इनलाइटमेंट को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ज्ञान विज्ञान की जड़ें हमेशा गहरी रही हैं, और जो भी धूल, डस्ट कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से रही है, उसे हटाकर नई पीढ़ी को बताना, मैं समझता हूँ ये लेखकों और साहित्यकारों का दायित्व है। हमारी आधुनिकता विश्व में अग्रणी रही है, और समस्त मानवता को साइंस का जो उपहार हमने दिया है वह बहुत ही अतुलनीय है। मैं अक्सर दो बातों का जिक्र करता हूँ, एक इतिहास और एक विज्ञान। मैं उसको यहाँ भी दोहराना चाहूँगा। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है, थियरी ऑफ ग्रेविटी का जिन्होंने आविष्कार किया। बाद में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी हो गए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि ये समुद्री जहाज़ों को चलाने के लिए विज्ञान के पास कोई समाधान नहीं है। और जब सर आइजैक न्यूटन ये भाषण कर रहे थे, उसके सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत के पानी के जहाज
सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे तक जाते थे, हमारे यहाँ उत्पादित माल ले जाते थे और वहाँ से सोना बाकी चीज़ें खरीद कर लाते थे। सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं बने थे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई बहुत गोल्ड माइंस नहीं है, न हम सब सोना लूट के लाए थे, हम व्यापार के माध्यम से ही सोना लाते थे। सिकंदर और पोरस की दोस्ती इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे। जब सिकंदर ने तय किया कि आकर के आक्रमण करना है तो उसने गुप्तचर भेजे। मगध की सेना सिंधु नदी के किनारे अभ्यास कर रही थी। गुप्तचर देखे और जाकर के ने कहा कि जिस तरह से मगध सैनिक तैयारी में है, आप युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। हजारों घुड़सवार, हजारों हाथी पर सवार सैनिक, लाखों की संख्या में उनके सैनिक उतावले हैं कि आप आइए और युद्ध किया जाए। सिकंदर ने पांव पीछे लौटा लिया और जब लौट रहा था तो रास्ते में पोरसपुर राज से उसकी भेंट हुई और जो सबसे अमूल्य निधि पोरस ने सिकंदर को दिया था वो था इग्नॉट स्टील, जो केवल और केवल दुनिया में उस समय भारत में बनता था और दुनिया की सबसे बढ़िया अच्छी तलवार भी उसी स्टील से बनती थी। तो इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया संक्षेप में कि हमें इन तथ्यों को जानना बड़ा आवश्यक है। अतीत ही नहीं बल्कि वर्तमान का परिदृश्य भी अब लोगों तक पहुंचाने लायक हो गया है और उसे पहुंचाना चाहिए। सदियों की गुलामी, सदियों की लूट, आक्रांताओं के सभ्यता पर हमले के बावजूद भारत फिर से उठ खड़ा हुआ है। आज भी हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भारत पिछले कई वर्षों से विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है और एक लक्ष्य देश ने, एक संकल्प देश ने तय किया है कि 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हम हासिल करेंगे। ये अब केवल सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री जी का संकल्प नहीं रह गया है, ये भारतवासियों का संकल्प बन चुका है। यह देश हजारों वर्षों से साइंस और स्पिरिचुअलिटी का पावर हाउस रहा है और अब आत्मगौरव के भाव के साथ साथ अपनी उस विरासत के प्रति समाज में ओनरशिप की भावना जगने लगी है। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम आत्म प्रशंसा करें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, लेखक हैं, इस मजबूत नींव पर भारत की नई गाथा गढ़ने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें, नया नैरेटिव बनाने में पूरा सहयोग करें। इस बात को सदैव याद रखिएगा कि लेखकों ने वास्तव में सभ्यताओं की दिशा भी बदलने का काम किया है और इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आजकल अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि साहब लोग अब पढ़ना लिखना कम कर दिए। मैं इस राय से सहमत नहीं हूँ और ये सही भी नहीं। आज दुनिया कम नहीं बल्कि अधिक पढ़ रही है। अनेक रिसर्च इधर हाल में पब्लिश हुए हैं जिसमें कहा गया है कि 2025 में दुनिया भर में 40 लाख से अधिक नई किताबें प्रकाशित हुई हैं। ये संख्या 2024 की तुलना में लगभग 33% अधिक है। एक अनुमान के मुताबिक केवल भारत में विभिन्न भाषाओं में 1 लाख से ज़्यादा पुस्तकें पिछले इस वर्ष पब्लिश हुई हैं और दुनिया के 10 सबसे बड़े प्रकाशन देशों में भारतवर्ष अपना स्थान अभी भी बरकरार रखे हुए है। और इसलिए ये बात मैं आज जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि अनेक डिजिटल प्लेटफार्म, सेल्फ पब्लिशिंग ने उन राइटर्स, विचारकों, लेखकों के लिए अब नए दरवाजे खोल दिए हैं जिन्हें शायद पब्लिशिंग की पारंपरिक व्यवस्था में जगह नहीं मिल पाती थी। इसका इस्तेमाल हमें नैरेटिव बिल्ड करने के लिए करना ही होगा और करना ही चाहिए। अगर हाल के इतिहास को हम पढ़ें तो चाहे हमारे स्वतंत्रता का संग्राम रहा, ठीक है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का उत्सर्ग रहा है, उनका त्याग रहा है, लेकिन उस समय भी साहित्यकारों ने, लेखकों ने, कवियों ने जिस प्रकार से उस आंदोलन के लिए वातावरण देश में तैयार किया था वो अतुलनीय रहा। जब भी इस देश में कोई बड़ी समस्या आई, मैं समझता हूँ कि साहित्य जगत के लोगों ने उस नैरेटिव के लिए अपना खून पसीना बहाया है और अब इसे और द्रुत गति से हमें भविष्य में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अंत में दिल्ली के एक मशहूर शायर मखमूर देहलवी की
कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।